हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके पार्ट 11। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो दोस्तों कल के पार्ट में हमने 104 नंबर सवाल तक क्लियर किया था, आज करेंगे 105 नंबर से, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे 105 नंबर सवाल है। इसरो ने हाल ही में जीसैट 6A सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है, जो अगले 5 वर्ष तक काम करेगा या फिर अगले 10 वर्ष तक काम करेगा। सी में है अगले 25 वर्ष तक काम करेगा और डी में है अगले 15 वर्ष तक काम करेगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 105 का ऑप्शन बी, यानी कि अगले 10 वर्ष तक काम करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात की जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। एक और चीज़, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी डेली का डेली पीडीएफ होता है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए मुख्यालय की तो बेंगलोर है, ठीक है। दोनों सवाल पूछा गया था कि इसरो का पूरा नाम पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में, तो आप बोलिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर बात की जाए मुख्यालय की तो बेंगलोर में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसरो का स्थापना कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो का मतलब कि वही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 में की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक है। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। देखिए भारत का सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ? सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर जो 445 किलो का था ये छोड़ा गया था। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया था और ये इसका वजन 445 किलो का था। और इसरो का अध्यक्ष कौन है भाई? तो कैलाश वादिव शिवन है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इतना अच्छे से अगर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर की तरफ से मतलब आपको लगता है कि स्टडी सर का बकवास लगता है या फिर गजब लगता है, तो आप बताइएगा, इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है, ठीक है, और अच्छे से बता दूंगा और इसको तोड़कर बता दूंगा, ठीक है। तो एक और चीज़ आप देख लीजिए, आपके सामने है। अब देखिए हमारे जो इंडिया है इसमें कितने अंतरिक्ष में मतलब क्या क्या छोड़े गए हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, एक नज़र, ज़्यादा नहीं एक नज़र देखना है। देखिए उपग्रहों की सूची, एक बार अपने माइंड में इसको नोट कर लीजिए। देखिए उपग्रहों की सूची, अभी मैंने आपको बताया कि पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, मतलब पूरा डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे अभी जो इंडिया है इसमें लगभग इसरो के अंतर्गत 109 उपग्रह छोड़े जा चुके हैं, टोटल 109। तो पहला देख लीजिए आप, यहाँ पे नीचे आएंगे, हम लोग का सवाल क्या था, वही था कि पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, आपके सामने है ना, देख लीजिए, आर्यभट्ट दिया गया सब चीज़। दूसरा भास्कर आपको भी मैंने दिखा दिया, और ये सब देख लीजिए आपके सामने, पूरा लिस्ट आपके सामने है, एक बार नोट कर लीजिएगा। मतलब कि कितना है 100, ये मैं इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, 109 है। और देखिए अभी मैंने बोला था आपको कि हाल ही में, तो हाल ही में जो अभी छोड़ा गया है, टाइपिंग में हमसे गलती हो गया है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 105 नंबर। तो हाल ही में जो छोड़ा गया है जीसैट 30 जनवरी 17 को, 17 जनवरी 2020 को छोड़ा गया था। यहाँ पे देख लीजिए पूरा डिटेल्स दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है दोस्तों, संसार की छत किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए उसका लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा, वो लिंक आपको वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जाकर वहाँ से क्लिक करके पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पामीर का पठार हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है और 18वीं सदी से इन्हीं, ठीक है, 18वीं सदी से इन्हें विश्व की छत कहा जाता है। कब से? 18वीं सदी से इन्हें विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का पठार मुख्य रूप से ताजिकिस्तान में स्थित है। आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि पामीर का जो पठार है कहाँ स्थित है, तो आप बोलिएगा ताजिकिस्तान में स्थित है। सिंपल सी बात है, ताजिकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा इनके चीनी नाम कोंगलिंग, ठीक है, कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि पामीर जो पठार है, पामीर का पठार, इनका चीनी नाम क्या है? चाइना नाम। इनके अलावा इनके चीनी नाम जो है कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में डायरेक्ट। और पामीर पठार की ऊंचाई 4875 मीटर है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और कर्नाटक करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिएगा, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में गंभीर विवाद है। ये तो सब लोग को मालूम है। ये सवाल आ सकता है पहला, इस संघर्ष की उत्पत्ति, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा फूट चुका है, ठीक है। इस संघर्ष की उत्पत्ति 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच दो समझौते, ठीक है, दो समझौतों में टिकी हुई है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। देखिए यहाँ पे दो सवाल इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपको मैंने बता दिया कि ऑप्शन बी, और ये सवाल एक आ सकता है, कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आ सकता है किस पहाड़ी से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है। और कावेरी नदी का जल विवाद किनके किनके बीच है, ये भी आ सकता है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। इस संघर्ष वाला ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सप्लेनेशन दो कि मज़ा आ जाए पढ़ने में यार। रॉड लेवर का नाम किस खेल के साथ जुड़ा है, आप बता सकते हैं क्या? आपने तो देख ही लिया। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि टेनिस। रॉड लेवर का नाम किस खेल के साथ जुड़ा है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेनिस खेल के साथ जुड़ा है। ठीक है, रॉड लेवर है कौन भाई, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए रॉड लेवर एक ऑस्ट्रेलियाई पूर्व टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, आ सकता है कि रॉड लेवर किस देश के खिलाड़ी है, चाहे आ सकता है कि रॉड लेवर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है, ये भी आ सकता है। तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलियाई भाई, सिंपल सी बात है। वह 1964 से 1970 तक नंबर 1 रैंक वाले पेशेवर थे। ठीक है, 1964 से लेकर 1970 तक उन्होंने क्या थे, नंबर 1 रैंक वाले पेशेवर थे। टेनिस इतिहास में लेवर के 200 एकल खिताब सबसे अधिक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 9 अगस्त 1938 को ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, रॉड लेवर जी का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इतना मज़ा आ जाए तो फिर क्या कहना है एग्जाम्स में। ऊंचाई की बात की जाए 1.73 मीटर, यानी कि 5 फुट 8 इंच है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीयता जो है ऑस्ट्रेलियाई, पत्नी मैरी बेंसन, और सेनावृत्त यानी कि संन्यास उन्होंने लिया था 1979 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 1979 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब देखिए बच्चे, इनका नाम है, बच्चे का रिक लेवर नाम है। ठीक है, इतना मस्त से एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि छोटा छोटा चीज़ आपके माइंड में आराम से बैठ जाए। अब तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे का 2-4 सवाल तो आराम से बन जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम मस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत चीज़ें अपडेट किया जा रहा है आजकल, और आने वाले समय में इतना किया जाएगा कि शायद आप उतना सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा, कुछ कॉस्ट का भी रहेगा, मतलब बहुत चीज़। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो सब लोग को मालूम है। कुछ अगर आपको पाना है, लाइफ में बड़ा करना है, तो कुछ ज़रूर खोना पड़ता है। ये मत सोचेगा कि
हमारे लाइफ में 10 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उस जगह पे खर्च नहीं करें। लोग दारू गंजा पी के ख़त्म कर लेते हैं, अगर वही स्टडी से रिलेटेड अगर 10 रुपये खर्चा करना होगा तो लोग नहीं करते। नहीं, ये चीज़ नहीं सोचना है, बिल्कुल खर्च करना है, ठीक है। जितना मेरे से होगा उतना मैं फ्री में करूँगा और जितना मेरे से नहीं हो पाएगा उसको कॉस्ट रखूँगा। यही ना कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भी ऑडियंस है, उसको भी देना है, उसको भी मेरे अंडर रखें तो कुछ तो काम करवाना, ऐसे तो फ्री में थोड़ी ना करेगा भाई। और उतना भी आजकल वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोई बात नहीं, सॉरी। अगला सवाल है 109, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर मार्क्स कौन देता है, बताइए तो, आपको मालूम है क्या? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका अटॉर्नी जनरल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, ठीक है। के वेणुगोपाल है, इन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया है। देखिए अभी ये करंट में है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्त किया गया है, उसी टाइम के हैं। और इन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 को यानी कि 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और इनका कार्यकाल 3 साल का है, ठीक है। और देखिए ये भी आ सकता है कि ये जो बने हैं के वेणुगोपाल ये कितने बने, मतलब कि जब से इंडिया का जो ये उद्घाटन हुआ, मान लीजिए जब से ये बना नियम, तो ये अभी बने हैं 15वें, अभी 15वें चल रहे हैं करंट। फर्स्ट में कौन है आप बताइएगा ढूंढ के, जैसे भी हो सके, गूगल से हो या फिर जैसे भी। तो 15वें बने हैं कौन, इनका नाम है के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए क्या चीज़ का, अटर्नी जनरल, ये भी नोट कर लीजिएगा, अटर्नी जनरल जो बने हैं 15वें वो बने के वेणुगोपाल जी। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 10 नंबर सवाल है, ठीक है। 10 बोलो या फिर 110 बोलो या फिर 110 बोलो, जो भी बोल सकते हो। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अगर ये सवाल आपको माइंड में नहीं घुसेगा ना, आपको मैं प्रेशर से घुसा दूंगा, इतना मेरे में ताकत है। देखिए 7, 9, 5, 8, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए 7। अब देखिए 7 कौन कौन, तो एक्सप्लेनेशन में संविधान का निर्माण प्रारूप समिति, ड्राफ्ट क्या बोलते हैं इसको, मेरा स्क्रीन फूट चुका है यार दिखने में, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में 6 सदस्य और थे। अब देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ये तो अध्यक्ष थे ना, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर जो भीमराव थे ये अध्यक्ष थे, क्या चीज़ का, इसमें जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अध्यक्ष थे किन्होंने, भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसमें सदस्य कितने थे, तो इसमें थे 7। अब देखिए 7 थे तो भीमराव अंबेडकर जी को मिला के यानी कि टोटल हो गया 7, ठीक है। देखिए फिर से आराम से पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में 6 सदस्य थे, मतलब कि प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। एक डॉक्टर इनको भी जोड़ना पड़ेगा तभी तो होगा 7, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, फर्स्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि अध्यक्ष थे। सेकंड एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। थर्ड में आपके सामने है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और फोर्थ में है कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग लिखते हैं शॉर्टकट में KM मुंशी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा KM मुंशी। आगे देखिए 5 में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। फिर BL मिश्रा, फिर है DP खेतान, नोट कर लीजिएगा। 7 लोग हैं तो 7 लोग का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, बाद में BL मिश्रा के स्थान पर N माधवराव जी आए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे BL जो मिश्रा है, BL मिश्रा के स्थान पर N माधवराव जी आए और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी सदस्य बने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कृष्णा होगा ना, टाइपिंग में यार कभी कभी गलती हो जाता है, तो कृष्णाचारी सदस्य बने, तो ये भी नोट करना होगा आपको। BL मिश्रा के स्थान पर कौन, N माधवराव जी, और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी सदस्य बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 111, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, मालूम है आपको? देखिए दोस्तों इसका सिंपल सा बात है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे डाउट है।
हम इसको इसलिए छोड़े हैं ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से तो बहुत फ़ायदा है यार, कुछ भी बोलो, यस या नो, अगर है तो आप बोलिएगा, नहीं है तो वो भी बोलिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, हम यहाँ पे अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की डायरेक्ट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के क्या है, षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, गलत हो गया ना गलत। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका आर के षणमुखम चेट्टी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आर के षणमुखम चेट्टी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगर बात की जाए गणतंत्र, ये तो स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंस डे आपको मालूम होता है, सब चीज़ मालूम, गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस दोनों मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी 15 अगस्त सब लोग को मालूम है ना। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो दोनों सवाल क्लियर हो गया कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने मतलब कि पेश किया था, तो पेश किया था स्वतंत्र भारत का आर के षणमुखम चेट्टी ने, और कब किया था, तो 26 नवंबर 1947 को किया था। अगर पूछ दिया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो आप बोलिएगा जॉन मथाई ने किया था, कब किया था, 28 फरवरी 1950 को। दोनों चीज़ क्लियर यहाँ पे, डाउट है तो फिर से बोलिएगा इस सवाल में खास करके, ठीक है। चलिए, छऊ किस राज्य का नृत्य है, आप बता सकते हैं क्या, छऊ क्या है बताइए। तो छऊ देखिए जो है ये आपका छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है, जिसकी उत्पत्ति पुरुलिया जिले से हुई है। आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि छऊ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस जिले से हुई, तो आप बोलिएगा पुरुलिया जिले से हुई है। और छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड 1 नंबर का सवाल पिछली बार पूछा गया था। तो देखिए भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इस राज्य में 23 जिले हैं, ठीक है। यहाँ की मुख्य भाषा बंगला है। पश्चिम बंगाल की स्थापना जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, ठीक है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इतना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट, आप लोग अगर इतना पढ़ के जाते हो ना तो एग्ज़ाम में आप लोग नहीं होता है कि धूल मचा देंगे आप, धूल, इतना वादा रखते हैं हम। और आप लोग मन से पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, बस पढ़ो आराम से। देखिए मॉरिशस की राजधानी कौन सी है, तो मॉरिशस की जो राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोर्ट लुइस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिए मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरिशियाई रुपया मॉरिशस का मुद्रा है। आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि मॉरिशियाई रुपया मॉरिशस का मुद्रा, यानी कि मॉरिशस का मुद्रा क्या है, तो आप बोलिएगा मॉरिशियाई मुद्रा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 114 इंग्लैंड में कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति, संसदीय प्रणाली, राजतंत्र, मेरा स्क्रीन, राजतंत्रात्मक, और उसके बाद कम्युनिस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संसदीय प्रणाली हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा यार, स्किप करके देखेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, या फिर बच्चे सोचेंगे लंबा वीडियो है, क्या बकवास किया इस वीडियो में यार, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स 1% का नहीं रहेगा दोस्तों। देखिए आगे देखिए, इंग्लैंड बात कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिण भाग में स्थित एक देश है जो इंग्लैंड है। ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिण भाग में स्थित देश है। इसका क्षेत्रफल 50,331 वर्ग मील है। राजधानी लंदन, भाषा इंग्लिश, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इतना तो कंप्लीट हो गया। एक और सवाल पिछली बार आया था एग्जाम्स में कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पूछा गया था इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जो है, देखिए राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। कंप्लीट, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट का शुरुआत कब हुई, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में,
तो क्रिकेट का शुरुआत इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन क्रिकेट 1760 से शुरू होता है। वर्ष 1760 में इंग्लैंड में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हमारे पास है, और आप लोग आराम से पढ़ो लिखो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछो। मिलते हैं एक और वीडियो में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो तो 20 मिनट्स का हो गया यार, और आज तो मैंने भी चौंक गया। और आप लोग देखिए, चौंकना नहीं है, आराम से जाके पढ़ना है, मज़े से। सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका, इतना मैं उम्मीद रखूँगा। उम्मीद का इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाएगा। बस मिलते हैं एक और वीडियो में। और वैकेंसी के लिए वेट मत कीजिए, वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और ज़रूर आएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।